नमस्कार दोस्तों। आज हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंधित होगी। हिंदी निबंधमाला में से डिक्टेशन स्टार्ट होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। 15 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने वर्ष 2018 में शुरू की गई मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अवैध घोषित कर दिया है, क्योंकि इसमें दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुमनाम रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया था। सरकार ने चुनावी फंडिंग में सुधार के लिए पिछले वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था। ये बॉन्ड वर्ष में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसके लिए ग्राहक इन्हें बैंक शाखा में जाकर या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। इनमें से कोई भी दानकर्ता अपनी पहचान छिपाते हुए भारतीय स्टेट बैंक से अधिकतम 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दान दे सकता है। ये व्यवस्थाएं दानकर्ताओं की पहचान का खुलासा नहीं करती है और ये कर मुक्त है। इसमें केवल वही राजनीतिक दल बॉन्ड से दान प्राप्त कर सकता है जिसे आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त हुए हों। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, लोगों का समूह, कोऑपरेटिव बॉन्ड जारी होने वाले महीने के 10 दिन के अंतर्गत एसबीआई की नामित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जारी होने की तिथि से 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स को नकद में नहीं खरीद सकता है। इसके लिए खरीदार को बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा करना होता है। राजनीतिक दल एसबीआई में अपने खातों के माध्यम से बॉन्ड बुना सकते हैं, अर्थात ग्राहक जिस पार्टी को बॉन्ड दान के रूप में देता है वह इसे एसबीआई में अपने निर्दिष्ट खाते में जमा करके चुका सकता है। किसी भी परिस्थिति में पार्टी को नकद भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि पैसा उसके निर्दिष्ट खाते में जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान केवल बैंक खाते के देय चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की अधिसूचना जारी करते समय यह भी स्पष्ट कर दिया था कि खरीदार को अपने ग्राहक को नो योर कस्टमर्स केवाईसी मापदंडों को पूरी तरह से भरना होगा और बैंक खाते
से भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया में इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में भुगतान के लिए अधिकृत किया गया, जिनकी शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, भोपाल, पटना, जयपुर, रांची, बेंगलोर और गुवाहाटी में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ADR की तरफ से वकील का यह तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉरपोरेट और उद्योग जगत को लाभ हो रहा है और ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे पर 95% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। चुनाव आयोग ने भी माना है कि वर्ष 2017-18 में चुनावी बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सबसे अधिक 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों को संयुक्त रूप से बॉन्ड से केवल 1 करोड़ एकत्रित करने में सफल रही। इस मामले में चल रही सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। सरकार ने चुनावी फंडिंग प्रणाली में सुधार के लिए बॉन्ड पेश किया है। सरकार ने इस दावे के साथ बॉन्ड लॉन्च किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर रोक लगाते हुए स्वच्छ धन आएगा। हालांकि पारदर्शिता लाने के बजाय बॉन्ड ने जोखिम बढ़ा दिया है और विदेशी स्रोतों से दान के लिए जगह बना दी है। चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणियों में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी अघोषित बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के बारे में संदेह व्यक्त किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लॉन्च को उचित ठहराते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को स्वच्छ धन लाने और राजनीतिक फंडिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्त अधिनियम में संशोधन करके इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे, किंतु इनसे पारदर्शिता के लिए खतरा बढ़ गया है। इसके विरुद्ध चुनाव आयोग ने स्वयं कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन ये सारे प्रावधान भी समस्याओं का समाधान नहीं करते। दानकर्ता की गोपनीयता और राजनीतिक फंडिंग अपारदर्शी बनी हुई है और ये सभी चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर है। KYC के बाद भी दानकर्ता के बारे में सिर्फ बैंक या सरकार ही जान सकती है, चुनाव आयोग या कोई आम नागरिक नहीं। रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा दाखिल RTI आवेदन के जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 तक भारतीय स्टेट बैंक ने 12 चरणों में 16 राज्यों में 6,128 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। मुंबई में सबसे अधिक 1889 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए, जबकि
दिल्ली में सबसे अधिक 4,917 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बुनाए गए। वित्त वर्ष 2023-24 में 33 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कुल 1225.7 करोड़ का दान दिया। वर्ष 2018 से 24 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कुल 16,000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में राजनीतिक विवाद कई बार उभरा है और इसके संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीव्र बहस चल रही है। आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक होने वाली यह जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी से चंदे के स्रोत के बारे में साफ संदेश की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस प्रकार का विवाद संज्ञान में लाए जाने के साथ साथ पारदर्शिता और सत्ता के नियंत्रण के मामले में भी बहस को और भी तेज कर सकता है। यह मामला 8 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर पिछले वर्ष 31 अक्टूबर से सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। वर्तमान में 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। स्टॉप।